नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। उज्जैन के नानाखेड़ा में 20 बीघा क्षेत्र में 7.20 करोड़ की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। परिसर को इस तरह विकसित करने की योजना है कि यहां पर अन्य खेल भी आयोजित किए जा सकें। स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक के अलावा फुटबॉल ग्राउंड, लॉन, टेनिस कोर्ट, मलखंभ अकादमी, आवासीय परिसर के साथ बनाए जाएंगे। इनका भूमि पूजन आज खेल और युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने वर्चुअल रूप से शामिल होकर किया। डॉक्टर मोहन यादव अध्यक्ष थे, तब से बनी योजना का अब क्रियान्वयन हुआ। अब मंत्री बनने पर हुआ है। करीब 25 साल से मोहन यादव के संघर्ष कर रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव का नाम प्रदेश भर में प्राधिकरण के माध्यम से विकास करने की वजह से ख्यात हुआ। बरसों से रुका राजमाता विजया राजे सिंधिया खेल परिसर नानाखेड़ा का भूमि पूजन वर्चुअल रूप से हुआ। उज्जैन विकास प्राधिकरण के इस मैदान में 1 दशक पहले क्रिकेट स्टेडियम बनाने की आधारशिला रखी गई। इच्छा शक्ति की कमी और कानूनी अड़चन से काम आगे नहीं बढ़ पाया। अब यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक ट्रैक आकार लेगा। इसका वर्चुअल भूमि पूजन खेल और युवा कल्याण, तकनीकी कौशल विकास और रोजगार विभाग की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन और उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल शामिल हुए। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया नानाखेड़ा स्टेडियम में आज ये जो भूमि पूजन हुआ, इस अवसर पर हमारे यशस्वी विधायक पूर्व मंत्री माननीय पारस जैन साहब, हमारे एसपी साहब और हम सब ने यह सिंथेटिक ट्रैक का माननीय मुख्य अतिथि के रूप में यशोधरा जी वर्चुअल रूप से जुड़ी थी। इसका भूमि पूजन हुआ और एक नए खेल युग की शुरुआत हुई है। ये खेल का स्टेडियम अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, जिसमें वर्तमान में भोपाल के बाद सेकेंड ये एथलेटिक्स ट्रैक का ये अच्छा अद्भुत एक हमारे यहाँ नया निर्माण होने वाला है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रकार के खेलों के मैदान के लिए, जैसा मंत्री जी ने भी उल्लेख किया और हम भी प्लान कर रहे हैं, आने वाले समय में खेलों को लेकर उज्जैन अब किसी पे निर्भर नहीं रहेगा। वो सब प्रकार के खेल यहाँ खेले जाएंगे। और चूँकि विक्रम विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट चल रहा है, नई शिक्षा नीति में अब हमने इस बात की गुंजाइश दी है कि शारीरिक शिक्षण ये ऐच्छिक विषय के रूप में एक अनिवार्य सब्जेक्ट के नाते से भी जाना जाएगा। ऐसे में जब ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में अब हमारे मेडल मिलते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमको ये खेल का माहौल बनाना बहुत जरूरी था। यशस्वी प्रधानमंत्री का, खेल मंत्री केंद्रीय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे खेल मंत्री जी का, माननीय विधायक जी का सबका आभार भी मानते हैं। लगभग 7.5 करोड़ की लागत से ये एथलेटिक्स ट्रैक का शुभारंभ हुआ है। और ये बात सही है कि ये स्टेडियम तो बन जाना था आज से सालों पहले, लेकिन जब जाके तब सवेरा, कोई बात नहीं, अब बना, अच्छी बात है, बताइए। किस तरह के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण यहाँ होगा? इसमें मोटे तौर पर जो दौड़ने के लिए सबसे ज़्यादा आजकल जो समय आता है कि एथलेटिक्स ट्रैक में सिंथेटिक ट्रैक की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसमें अपना समय शुद्धता के साथ निकलता है। ये एथलेटिक्स ट्रैक बन रहा है। इसके पहले मिट्टी का ट्रैक था, जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था 20 लाख की लागत से बनाया था, लेकिन मिट्टी का ट्रैक अब काम नहीं आता। इसके अलावा यहाँ मलखंभ अकादमी, फुटबॉल या हॉकी का ग्राउंड और इंडोर गेम्स बहुत सारे बनने वाले हैं। बहुत सारी सौगातें हैं। मंत्री, विकास कार्यों को लगातार आपके माध्यम से गति दी जा रही है, तो सिंधिया जी ने भी कल हवाई पट्टी के लिए शासन को लेटर लिखा है। उसके लिए क्या तैयारियां हैं और क्या माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचेंगे? और मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं। हम चाहेंगे कि भारत सरकार और केंद्र सरकार दोनों हमारी सरकारें हैं और दोनों उज्जैन के लिए चिंतित है। तो माननीय पारस जी और हम लोग बात करके उसमें रास्ता निकालेंगे, जल्दी ये सारे विकास की सुविधाएं मिले। एक आखिरी सवाल, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर आपने मध्य प्रदेश 1 माह से भी कम समय में अनुकंपा नियुक्ति का हमने निर्देश जारी किए हैं और मुझे संतोष है कि आज की स्थिति में 99% लोगों को हमने अनुकंपा नियुक्ति दी है। आने वाले समय में इसी प्रकार से हम नई नियुक्तियां भी करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खेड़ा स्टेडियम पहले जब हमको मिला था तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अतिक्रमण भी था। उस अतिक्रमण को हटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। आज राजमाता सिंधिया के नाम से ये पूरे प्रदेश में और देश में जाना जाएगा। आज इसका हमने जो भूमि पूजन किया 7 करोड़ की लागत का है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ के अलावा मैं ये भी चाहूँगा, क्योंकि मलखंभ के छोटे छोटे बच्चे जो इधर खिलाड़ी के लिए जो सिटी में कम मिलेंगे, तो उधर के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक जगह हमको मिली है जो करीबन 40 बीघा ज़मीन है, शायद उसको खेल अधिकारी देखने जाएंगे, तो हम मलखंभ ऐसा चाहेंगे कि उधर के लिए हो। बाकी सब जो जितने भी साधन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा साधन यहाँ जुटे, क्योंकि वस्तु स्थिति ये है कि भोपाल के बाद यदि कोई स्थान यदि है तो उज्जैन ही बनेगा।
जी, मलखम को लेके भी माननीय मंत्री जी ने आपसे कहा कि यदि जगह उपलब्ध होगी तो हम यहाँ पे नहीं, जगह यहाँ भी हो सकती है, जगह वहाँ भी हो सकती है। यदि वहाँ क्या है कि देखो मलखम के लिए जो बच्चे खिलाड़ी हैं वो छोटे छोटे बच्चे चाहिए, और वास्तविक में इधर की जो सिटी के लोग हैं वो बच्चे को यहाँ भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, लेकिन इतने दूर से बच्चों को लाना, बाकी जितनी भी सुविधा है छोटे बच्चों के लिए उधर ज़्यादा सुविधा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि चाहे नेशनल में खेलने के लिए जाए, कहीं भी जाए, गरीब परिवार का बच्चा ही सबसे आगे बढ़ता है। धन्यवाद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनावर पर आज दिनांक 9 सितंबर 2021 को ट्रिप एंड डीएससी संस्था के सौजन्य से कोविड-19 टीकाकरण के लिए 2 मोबाइल वाहनों के द्वारा मनावर विकासखंड के दूरस्थ अंचलों में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम और ट्रिप और डीएससी संस्था के सदस्य ग्रामों में जाकर लोगों को प्रेरित कर कोविड-19 का टीकाकरण करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत मोबाइल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीएस चौहान और जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमएल काग द्वारा की गई। उपरोक्त टीमें 30 सितंबर तक सतत ग्रामों में मोबाइल वैन से भ्रमण कर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण करेंगी और कोविड-19 से बचाव के लिए प्रेरित करेंगी। मनावर विकासखंड में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को प्रतिरक्षित करने के लिए लगभग 1,25,000 का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अभी तक 80,383 लोगों को प्रथम डोज लगाया जा चुका है और 19,558 लोगों को द्वितीय डोज लगाया जा चुका है। दिए गए लक्ष्य को 30 सितंबर तक प्रथम डोज सभी पात्र हितग्राहियों को लगा दिया जाएगा। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसके लिए अंतर विभागीय समन्वय लिया जा रहा है और ऑडियो, वीडियो और जिंगल और नारे लेखन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज एक मोबाइल ग्राम कोशवाड़ा, डोंगरगांव, पीपल टोका, कुंडी और दूसरी वैन टेमरनी, गोलपुरा, जलखा और चिराखान में कोविड-19 टीकाकरण कार्य करेगी। रतलाम में हुई एक महिला की आत्महत्या में पुलिस ने खुलासा किया है। महिला ने एक युवक द्वारा आपत्तिजनक फोटो दिखाकर महिला को प्रताड़ित किया था, जिसके कारण महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने आपत्तिजनक फोटो जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतका की आपत्तिजनक तस्वीरों को लेकर मृतका को परेशान कर रहा था। इसी से प्रताड़ित होकर महिला ने आत्महत्या की। पुलिस ने आरोपी से संबंधित सारे फोटो और अन्य चीजें जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 5/2021 की घटना है। ये वेदव्यास कॉलोनी में एक सुलेखा दास नाम की युवती ने अपने घर पे सुसाइड कर लिया था हैंगिंग से। तो इसमें मर्ग कायम किया गया था। जांच के दौरान कुछ तथ्य और कथन सामने आए हैं कि एक जाकिरुल है जो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, यहाँ सोने चांदी का कारीगर है, और मृतिका का पति भी सोने चांदी का कारीगर है। तो इसके द्वारा उसके साथ उसके कुछ फ़ोटो थे, पहले उससे संबंध थे उसके, और उसके फ़ोटो को देखकर दिखाकर ये उसे ब्लैकमेल कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था। सर, क्या इसमें अभी आरोपी हाथ में आया है या? जी हाँ, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और उससे जो भी एविडेंस थे वो जब्त किए जा चुके हैं। ग्राम बड़ागांव में पोषण प्रदर्शन का आयोजन किया गया। नौगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम बड़ागांव में महिला और बाल विकास परियोजना 8 सितंबर पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा मैं सही खानपान और पोषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए बड़ागांव आंगनबाड़ी में पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। महिला और बाल विकास परियोजना अधिकारी पवन पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार द्वारा संचालित और अन्य उत्सव कार्यक्रम को आगे रखा गया, जिसमें किशोरी बालिकाओं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगोली आयोजन में दर्शन महिलाएं शांति अहिरवार, पुष्पा सेन, मीरा बरार, बालिकाएं प्रियंका अनुरागी, कोमल अहिरवार, पूजा रैकवार, अभिसा रैकवार, सुषमा सेन, रानी बरार, संजना बाल्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन विश्वकर्मा, आरती अनुरागी मौजूद रहे।
उज्जैन संभाग के कमिश्नर संदीप यादव आज अपने अल्प प्रवास के दौरान जावरा तहसील के ग्राम सेमलिया पहुंचे। उनके साथ कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी और जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति भी साथ रहे। मां अन्नपूर्णा मंदिर के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी मधुसूदनानंद के आह्वान पर पधारे कमिश्नर ने मंदिर की पहाड़ी पर वृक्षारोपण करके वृक्षों का महत्व और उससे निकलने वाली ऊर्जा हवा के बारे में लोगों को बताया और कहा कि हर व्यक्ति को इस वक्त इस महामारी और प्रदूषण को देखते हुए वृक्ष लगाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कुछ किसानों ने एक ज्ञापन सौंपकर संभागायुक्त महोदय से 8 लाइन सड़क निर्माण में उनकी जो भूमि का पूरा मुआवजा दिलवाने की मांग की गई है। अन्नपूर्णा मंदिर के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी ने भी जनमानस से आग्रह किया कि हर व्यक्ति घर में एक पेड़ अवश्य लगाए। एक प्राचीन तीर्थ है और हमारा भारत देश तो तीर्थों की भूमि रही है और चूंकि हम एक महामंडलेश्वर सन्यासी होने के नाते हमारा दायित्व होता है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय धरोहर में जो प्राचीनतम तीर्थ है उनका संवर्धन हो, संरक्षण हो। ये माँ अन्नपूर्णा का जो चमत्कारी पीठ है इसको एक बड़े स्तर पर डेवलपमेंट करना, एक बड़े तीर्थ के रूप में लोगों के बीच इसको प्रभावित में लाना है, प्रभाव में लाना है। तो इसके लिए आज यहाँ वृक्षारोपण करके शुरुआत करी गई। शासकीय प्रशासनिक दौरा भी यहाँ हुआ है और दीपावली के पश्चात में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ भूमि पूजन करने आएंगे और भविष्य में यहाँ एक बहुत बड़े स्तर पर पीठ निर्माण होगा जिसमें कई सेवा के प्रकल्प यहाँ से चलेंगे। अनाथालय, हॉस्पिटल, स्कूल, चिकित्सा आदि ऐसे प्रकल्प है जो यहाँ से हम चलाएंगे और बहुत जल्द इसको बड़े स्तर पर पीठ के रूप में हम उद्भाषित करेंगे। मैं जनता से अनुरोध करूँगा कि एक बार तो वो इस पीठ पर जरूर आए क्योंकि हमारे जितने भी संस्कृति के जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं, तीर्थ हैं, ये इसलिए जीर्ण शीर्ण हो गए कि हम लोगों ने वहाँ जाना छोड़ दिया। जब हम प्रकृति और संस्कृति से दूर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं संस्कृति और प्रकृति। आज का आयोजन एक सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें वृक्षारोपण का आयोजन किया गया था। जैसा आप सभी ने देखा, कोरोना के दौरान की जो ऑक्सीजन हमें मुफ्त में मिलती है उसकी हम उतनी कदर नहीं रहती है, लेकिन जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास उसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो कुदरती तौर पर जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो पेड़ों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो वृक्षारोपण का एक ऐसा कार्य है जो पूरे समाज के हित में है, पूरी धरती के हित में है, पूरे दुनिया के हित में। देखिए, मुझे ज्ञापन एक उन्होंने दिया है, मुआवजा तो मिला है, शायद उनकी ये मांग है कि मुआवजा कुछ कम मिला है। उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है, उनके केसेज हमारे यहाँ चल रहे हैं, उसके केसेज के आधार पर निर्णय किया जाएगा। खबर यूपी के बलिया जनपद के सिकंदरपुर से है, जहां शेख आजाद अली संजय भाई ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने के लंबे समय बाद अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही मायावती पर तंज कसा, जमकर बरसे बीजेपी। बीएसपी पर कहा कि बसपा प्राइवेट लिमिटेड हो गई है। माननीय काशीराम वाली बसपा अब नहीं रही है और कहा कि कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में लोग बहुत परेशान रहे हैं। सिकंदरपुर में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। 2022 में अखिलेश यादव जी का सरकार बनेगी। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और सऊदी अरब में बहुत लंबा मेरा कारोबार है जिसके जरिए हम यहां के बेरोजगार युवाओं को नौकरी भी देंगे। नाम संजय भाई है। मैं बसपा की राजनीति किया, कांग्रेस की राजनीति किया, लेकिन बसपा की राजनीति के बाद जब ये बसपा जो है प्राइवेट लिमिटेड हो गई, मानवर कांशीराम जी वाली बसपा नहीं रही, तो 2007 में मैंने इसको छोड़ के समाज सेवा में लग गया। तो समाज सेवा करने में मैं लड़कियों की शादी कराना, बेरोजगारों को बेरोजगारी में मदद करना, ठेला खरीदवाना, केला बेचवाना, कारोबार कराना, सऊदी अरब भिजवाना, इस काम में दिलचस्पी मेरी बढ़ती गई। इसी दौरान कोरोना आ गया। मैंने बुजुर्गों से सुना था कि हर 100 साल के बाद कोई एक आपदा आती है, तो 100 साल के बाद ये कोविड-19 आ गया और उसमें जब देखा दिल दहल गया। RTGC न्यूज़ को सलाम करता हूँ, दिल दहल गया जब लोग गुजरात से, बम्बे से, दिल्ली से लोग पैदल चलने लगे। एक बिटिया जो है अपने बाप को साइकिल से खींच के बिहार तक लेके गई। उज्जैन में शासकीय स्कूलों में कोरोना काल में बच्चों की संख्या में काफी प्रवेश हुए हैं। शासन की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल 50% की क्षमता के साथ लगाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों की उपस्थिति भी बराबर रही है। इस बार शासकीय स्कूलों में पहले की तुलना में अधिक प्रवेश हुए हैं।
कोरोना की वजह से कई पालकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकलवाकर शासकीय स्कूल में प्रवेश दिलाया है। उज्जैन जिले के शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षाएं लगाई गई हैं, जिससे बच्चों को डिजी लैब नामक सॉफ्टवेयर, जिसमें विशेषज्ञ शामिल रहते हैं, उसके माध्यम से बच्चों को अध्ययन करवाया जा रहा है। लेकिन कई पालकों के पास मोबाइल नहीं होने से बच्चे ऑनलाइन क्लास से वंचित रह जाते हैं, लेकिन अब वे स्कूल आ रहे हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। आगे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। कक्षा में अध्यापन होता है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद जो है इस विद्यालय में पिछले सालों की 2 सालों की तुलना में जो है निश्चित रूप से बच्चों का रुझान जो है वो बढ़ा और हमारी संख्या जो है वो एक संतोषजनक स्थिति से भी अच्छी स्थिति पे पहुंची है। तो इस पेंडेमिक के बाद में देखा गया कि बच्चों का स्कूल आना, और अभी भी बच्चे नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं, नियमित संख्या बच्चों की अच्छी बढ़ी हुई है, और बच्चों का पढ़ाई के प्रति जो रुझान है वो, उनकी रुचि जो है वो रोज़ हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे नियमित रूप से कक्षा अटेंड कर रहे हैं, और उनके विशेष शिक्षक जो भी उनको पढ़ा रहे हैं उसका पूरा टेस्ट देना ना, नियमित रूप से बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, और क्लास में जो है होमवर्क या क्लास वर्क जो है वो पूरी क्षमता के साथ में, पूरी रुचि के साथ में वो अटेंड कर रहे हैं। कोरोना के बाद में अभी स्कूल शुरू हुए हैं, क्या कुछ देखने में आ रहा है बच्चों को लेके? कितने एडमिशन अभी सरकारी और निजी संस्थाओं में देखने में, कितनी मतलब जो है बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं? अभी कोरोना काल के बाद जब स्कूलिंग शुरू हुई है 50% कैपेसिटी के साथ, तो उसमें बच्चों में बड़ी उत्साह देखा गया है कि बहुत दिन बाद स्कूल हम पहुंच रहे हैं। तो इस रुचि के कारण बच्चे आ रहे हैं। जो गैप हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोगों ने पहले इस बीच में रन की हैं, और आगे भी ऑनलाइन क्लास तो हमारी जारी रहेगी, क्योंकि अभी 50% उपस्थिति के साथ हम बच्चों को बुला रहे हैं। एक इसमें यह भी बात सामने आई है कि जो गार्जियन से हम लोग उनकी सहमति ले रहे हैं, इसमें कई गार्जियंस को आपत्ति है, परंतु उनके परिवारजनों से सहमति प्राप्त करना ज़रूरी है, तभी हम बच्चों को स्कूल में बैठने की अनुमति दे पाएंगे। इसमें देखने स्ट्रेंथ की बात करें तो अभी जैसे देखा जा रहा है फीस का भी इशू चल रहा है, और अपने सरकारी स्कूल में भी स्ट्रेंथ बढ़ी है, क्या कुछ कितने अभी ये जो ट्रेंड है इस समय फीस को लेकर के, चूँकि गार्जियन अभी तक जो देखा गया है, प्राइवेट स्कूलिंग जो होती थी, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते थे, उनके गार्जियन थोड़ा अपने जॉब के कारण उनका कई लोग परेशान हैं, तो आर्थिक रूप से जो परेशानी उनकी हुई है, इस कारण से वो चाह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल की जगह हम सरकारी स्कूल में बच्चे का दाखिला कराएं। और ये ट्रेंड आया भी है कि बहुत सारे शासकीय स्कूल्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। कई जगह पर तो हमको ये स्थिति बन रही है कि प्रवेश देने में दिक्कत हो रही है, स्टाफ नहीं है, कक्ष नहीं है, परंतु ऐसा पाया जा रहा है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन ले रहे हैं। सर, गुणवत्ता को देखें, पढ़ाई की स्थिति कोरोना काल से 2 साल में पढ़ाई में प्राथमिक और प्राथमिक मिडिल स्कूल में ज़्यादा बच्चों को पढ़ा, तो किस प्रकार से क्या? अभी क्या हुआ है कि कोरोना काल में मैक्सिमम ऑनलाइन क्लासेस हमने चलाई हैं। ऑनलाइन क्लासेस का जो परफॉर्मेंस है वो क्लासरूम में जो होता है वैसा तो नहीं हो सकता, परंतु हम लोगों के पास और कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस को ही हमने रन किया है और अभी भी आगे भी रन करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, उसमें राज्य स्तर से बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारी विषय वस्तु, विभिन्न विषयों की हमने नीचे टीचर्स को अवेलेबल कराई है, और टीचर्स अपने जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें अवेलेबल करा रहे हैं। इस प्रकार के जो लेसन अवेलेबल हो रहे हैं बच्चे को, उसमें ये ज़रूर अच्छा है कि बच्चा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक उसकी समझ नहीं आता तब तक वो उसको देख सकता है। ये उसकी अच्छी स्थिति है। डिजी लैब करके हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, जो हमारा ई कंटेंट आता है ऊपर से राज्य स्तर से, विशेषज्ञ उसमें रहते हैं,
वो लोग तैयार करते हैं और नीचे हम उसको। कटनी जिले के बरही नगर स्कूल की प्रधानाध्यापिका का सराहनीय प्रयास। शिक्षा मंदिर को संवारने अभिनव नवाचार। हरतालिका तीज व्रत होने के बाद भी मैदान को व्यवस्थित करने में जुटी। बरही के शासकीय बालिक माध्यमिक शाला को हो रहा बरही के शासकीय बालक माध्यमिक शाला का कायाकल्प हो रहा है, जहां एक और हरतालिका तीज के चलते आज देश भर की महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना में जुटी हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कटनी जिले की शासकीय बालक माध्यमिक शाला बहरी की प्रधानाध्यापिका श्रीमती राधा सोनी अपने शिक्षा के मंदिर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के मकसद से हरतालिका तीज की सुबह 8 बजे से ही स्कूल पहुंचकर जेसीबी से स्कूल ग्राउंड में बरसात की वजह से उगी झाड़ियों को साफ करने में जुट गईं। साथ ही स्कूल प्रांगण में हरियाली लाने के मकसद से पौधारोपण करने के लिए मैदान को समतल कराते हुए गड्ढे भी खुदवाए गए। जी हां, स्कूल में बेहतर माहौल देने का ये नवाचार और सराहनीय प्रयास स्कूल की प्रधानाध्यापिका राधा सोनी द्वारा किया जा रहा है। ऊबड़ खाबड़ मैदान को समतल कराने के साथ ही गुरुवार की सुबह से झाड़ियों की सफाई कराने के अभियान में जुटी हुई थी। गौरतलब है कि गत वर्ष प्रभार में आते ही शिक्षिका राधा सोनी ने अपने जज्बे से स्कूल भवन की सूरत ही बदलकर रख दी थी। पूरे भवन का रंग रोदन कराने के साथ ही पूरे मैदान की बाउंड्री में प्रतियोगिता आयोजित कराकर स्वच्छता पर्यावरण थीम पर पेंटिंग करवाकर कैंप को सुरक्षित लुक भी दिया था। अब द्वितीय चरण में गेट से भवन तक पहुंचे निर्माण मार्ग के बाद अब मैदान में वृक्षारोपण कराने के पूर्व व्यवस्थित कराने का कदम बढ़ाया है। लोगों ने सराहनीय कार्य के लिए स्कूल की प्रधानाध्यापिका का आभार व्यक्त किया है। वसंत विहार उज्जैन में हुई रिलायंस जियो मार्ट के ग्रेब अर्गब सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस में हुई चोरी का पर्दाफाश। चोरी किए गए नकदी रुपए 7,76,523 रुपए बरामद हुए। स्वयं सुपरवाइजर और उसका मित्र ही निकला आरोपी। मामला थाना नानाखेड़ा का है। बसंत विहार में स्थित रिलायंस जियो मार्ट में लगभग 9 लाख की चोरी हुई थी। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश में देखा कि चोरी के समय कैमरे बंद थे और अंदर जो तिजोरी रखी थी वो खुली थी और उसमें रखे नकदी रुपए लगभग 9 लाख रुपए नहीं थे। कोई अज्ञात बदमाश द्वारा तिजोरी में रखे नकदी रुपए की चोरी कर ले गया है, जिस पर से थाना नानाखेड़ा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला उज्जैन के पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने अमरेंद्र सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर थाना प्रभारी नानाखेड़ा ओपी अहीर को आरोपियों को चिन्हित कर त्वरित गिरफ्तार करने के लिए नानाखेड़ा की टीम गठित करने के निर्देश दिए। थाना नानाखेड़ा की टीम के द्वारा घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का अवलोकन करते पाया गया कि घटना दिनांक 6 सितंबर 2021 की शाम को सूर्यास्त के पूर्व ही एक अज्ञात व्यक्ति नीले रंग की शर्ट और जीन्स का पैंट पहने हुए काले रंग का बैग टांगे हुए शॉप के सामने आता है और उसके बाद कैमरा बंद हो जाता है, जो संदेहास्पद था। घटनास्थल के आसपास के कैमरे चेक किए गए। घटना के संबंध में दुकान के कर्मचारियों से पृथक विस्तृत पूछताछ की गई। बारीकी से पूछताछ के दौरान कैश रखने के लॉकर और दुकान के शटर की चाबियां सुपरवाइजर के पास होना बताया गया। सुपरवाइजर को तलब कर अपने पास दोनों चाबियां होने और बिना लॉकर टूटे चोरी होने के संबंध में पूछताछ के दौरान पूछताछ करने पर सुपरवाइजर ने अपने साथी के साथ मिलकर अपना जुर्म स्वीकार किया। क्या कुछ विषय? एक नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक बसंत विहार में रिलायंस जियो मार्ट में उसमें एक बड़ी चोरी की सूचना परसों की गई थी और उसके आधार पे जब हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो चूँकि राशि बड़ी थी और घटनाक्रम भी बड़ा तकनीकी टाइप की चोरी थी, सामान्य चोरी जो होती है उससे हट के थी। संवेदनशीलता को देखते हुए एक टीम गठित की गई थी। टीम ने अच्छा काम किया और टीआई ओपी अहीर जो थाना प्रभारी नानाखेड़ा है उनकी टीम ने इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो तथ्य आए तो उसमें स्पष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं कोई एक अंदर का व्यक्ति है। पूछताछ में सुपरवाइज़र की भूमिका संदिग्ध नज़र आई। जब और विस्तृत पूछताछ हुई तो उसने कबूल किया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया है और हमने लगभग 7,76,523 रुपये की राशि जब्त की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे इसमें अगली कार्रवाई। सर कितने आरोपी और किस तरीके से इन्होंने जो अभी तक जो स्पष्ट हुआ है, जो सुपरवाइज़र है उसने अपने एक साथी को उसके पूरे डिटेल्स जो विकासखंड मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नेगरून में पानी की निकासी को लेकर गत दिनों स्टेट टुडे न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आपको बता दें कि न्यूज की खबर का असर हुआ है।
जिसे लेकर आज शराब दुकान का भी ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए आलोट जनपद पंचायत के प्रधान कालू सिंह परिहार द्वारा ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया, जिसमें ग्रामीणों ने पानी निकासी नहीं होने से मुख्य मार्ग पर कीचड़ और गांव के बीचों बीच शराब दुकान होना बताया, जिस पर जनपद प्रधान ने थाना प्रभारी अमित सारस्वत और तहसीलदार स्वाति तिवारी को शराब दुकान हटाने की चर्चा की गई और पानी निकासी के लिए जनपद प्रधान द्वारा जनपद नदी से 12 लाख रुपए नाला निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रमेश मालवीय, ग्राम पंचायत प्रधान कालूदास बिरागी, सरवन सिंह देवड़ा, कैलाश सेन, गोपाल सिंह देवड़ा, धर्मेंद्र सिंह देवड़ा, ग्राम पंचायत सचिव बाबूलाल पांचाल, सहायक सचिव शांतिलाल आंजना आदि ग्रामीण उपस्थित थे। क्या समस्या थी हम यहाँ पर नेगरू ग्राम पंचायत में? नेगरू ग्राम पंचायत में पेपर समाचार से मैंने सुना था, देखा था पेपर में कि गांव में बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी भरा हुआ है, लोगों को निकलने की जगह नहीं है, लोग गांव के लोग परेशान हैं और जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान नहीं है, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा था। इसलिए मैं नेगरू में आया था कि वास्तविक समस्या क्या है। यहाँ आके मैंने समस्या देखी है, निश्चित रूप से समस्या बहुत गंभीर है। गाँव में पानी भरा हुआ है और बच्चे को मच्छर काट रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी इसके लिए 12 लाख रुपए जनपद से स्वीकृत कर चुके हैं दोनों साइड नाला बनाने के लिए, और राशि भी हमारे पास तैयार है। अभी एस जारी हो जाएगा उसकी, तो इसका बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। ये शराब दुकान वाला क्या मामला? शराब दुकान का पूरे गांव को लोगों ने एक साथ मिलकर विरोध किया है कि हम गांव में शराब की दुकान बीच गांव में है, हमारी महिलाओं निकलती है, हमारे स्कूल के बच्चे जाते हैं, इनको दारू पीने वाले लोग परेशान करते हैं, आए दिन यह विवाद होता है, अशब्दों का उपयोग होता है, महिला सुनती है, इसलिए इस दुकान को गांव से बाहर की जाए। तो इन्होंने मेरे को आवेदन प्रस्तुत किया है, मैं कलेक्टर साहब को ये आवेदन भेजूंगा और उनसे बात भी करूंगा कि साहब इसको तत्काल प्रभाव से गांव से बाहर किया जाए, ताकि महिला और बच्चा को ठीक से रहने की सुविधा मिले। आपका नाम? कालू सिंह परिहार, अध्यक्ष जनपद पंचायत आलोट। कटनी जिला अंतर्गत थाना बरही में पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देशन और बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची के मार्गदर्शन पर बरही पुलिस के द्वारा आज आने जाने वाले वाहनों को रोककर उनके कागज, हेलमेट और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की गई। साथ ही लोगों को समझाइश दी गई कि सभी लोग मास्क लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें, बिना हेलमेट और लाइसेंस की गाड़ी न चलाएं। सब इंस्पेक्टर SR बागरी ने बताया कि अभी तक लगभग 7 वाहनों के चालान काटे गए हैं और आगे भी काटे जाएंगे। मौके पर उपस्थित ASI दिनेश गौतम, प्रधान आरक्षक अजय पाठक, विवेक श्रीवास्तव, आरक्षक अवधेश प्रताप सिंह चेकिंग में मुख्य रूप से कार्यों का निर्वहन करते पाए गए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।